गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की जो मैकेनिज्म थी उसको अपन ने विभिन्न चरणों के माध्यम से, विभिन्न स्टेपों के माध्यम से अच्छे से समझ लिया था। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है अनिषेक जनन, जिसे अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का ये होता है, इस पे अपन आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कई बार आपके यूनिट फर्स्ट, ये अपने यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो यानी कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि ओवम बिना स्पर्म के सहयोग के ही एम्ब्रियो में एक भ्रूण में विकसित हो जाता है, उसे अपन पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का अपना टॉपिक अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस। तो ध्यान से सुनना, कहते किसे हैं। एक साइंटिस्ट थे, अगर आपने नाम सुना हो, लॉक्ट नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि कुछ विशेष प्राणियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में ओवम बिना स्पर्म के, ओवम मान लो कि ये ओवम है, ये स्पर्म है, तो लॉक्ट ने यह बताया कि कुछ विशेष प्राणियों में, यानी कुछ ही विशेष प्राणियों में, कुछ स्पेशल एनिमल्स में, कुछ विशेष परिस्थितियों में ओवम बिना स्पर्म के अर्थात बिना फर्टिलाइज्ड हुए या बिना निषेचित हुए ये ओवम विकसित हो जाता है। इसे ही अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये तो था ओवम, ये था स्पर्म, ठीक है। तो ये जो ओवम है यह इस स्पर्म के सहयोग के बिना ही एक एम्ब्रियो में, एक भ्रूण में विकसित हो जाए, तो ऐसे जनन को, ऐसे रिप्रोडक्शन को अनिषेक जनन कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन किसे बोल रहे थे? जब ये दो अणु आपस में संयोग कर रहे थे और एक डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे थे, फिर एम्ब्रियो का विकास हो रहा था, उसे अपन निषेचन बोल रहे थे, फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो लॉक ने भी ये बताया कि कुछ विशेष प्राणियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में ओवम बिना स्पर्म के अर्थात बिना निषेचित या फर्टिलाइज्ड हुए विकसित हो जाते हैं। इसे ही अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक अन्य वैज्ञानिक भी थे, बीटे। इन्होंने सन 1667 ईस्वी में यह बताया कि पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन की वह क्रिया है, पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन या प्रजनन की वह क्रिया है जिसमें एक ओवम oogenesis की क्रिया के दौरान एन हैप्लॉइड ओवम तो बनाता है, लेकिन वो ओवम बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है। अपन को पता है कि oogenesis की जब क्रिया होगी, यानी अंडाणु जनन की जब क्रिया होगी, तो एन हैप्लॉइड ओवम ही तो बनता है, अंडाणु ही तो बनता है, लेकिन वह अंडाणु बिना स्पर्म के आनुवांशिक सहयोग प्राप्त किए ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो अपन क्या बताएंगे इसमें, इन्होंने क्या कहा कि
oogenesis की क्रिया द्वारा सामान्य फीमेल में oogenesis की क्रिया होगी, तो oogenesis की क्रिया द्वारा क्या बनेगा, हैप्लॉइड ओवम बनेगा। ठीक है, ये हैप्लॉइड ओवम बिना इस स्पर्म के सहयोग के ही एक एम्ब्रियो में विकसित हो जाएगा। किसमें विकसित हो जाएगा, एम्ब्रियो में विकसित हो जाएगा। और ये यानी कि एम्ब्रियो में विकसित हो जाएगा, एक एडल्ट एनिमल में विकसित हो जाएगा, तो इसे ही पार्थेनोजेनेसिस की संज्ञा दी बीटे नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट तो है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और सेकंड होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल का मतलब है यहां पे कृत्रिम से, और नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अभी तक तो अपन ने इसकी डेफिनेशन जान ली है, परिभाषा जान ली है कि अनिषेक जनन लोक्ट के अनुसार क्या है और बीटे के अनुसार क्या है। अब अपन इनके प्रकार के जानेंगे कि दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जिसे बोलते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन, और दूसरा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जिसे बोलेंगे कृत्रिम अनिषेक जनन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पर। कुछ प्राणियों में, ध्यान सुनना, कुछ प्राणियों में पार्थेनोजेनेसिस नियमित रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नियमित रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात ऐसा रिप्रोडक्शन इनके जीवन में होने वाली एक नियमित घटना होती है। इसे ही अपन नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही होता है, ओनली पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ये रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इनके जीवन में होने वाली एक नियमित घटना होती है, तो इसे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस या प्राकृतिक अनिषेक जनन कहा जाता है। अब कौन कौन से एनिमल्स में होता है ये, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जैसे फिलोपोड्स, इंसेक्ट्स और रोटीफर्स। ये कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब एकशेरुकी प्राणी, जैसे फिलोपोड्स है, इंसेक्ट्स यानी कीट है, और रोटीफर्स है। इनमें नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, बस पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का रिप्रोडक्शन का मेथड या पार्थेनोजेनेसिस जो होता है कुछ वर्टिब्रेट एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, और लेकिन कुछ वर्टिब्रेट एनिमल जैसे लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना,
नामक छिपकली, नामक छिपकली में एक वर्टिब्रेट या कशेरुक प्राणी है, लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना। ये साइंटिफिक नेम है एक छिपकली का, जो स्पेशली अमेरिका में ही मिलती है। तो उसमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल टाइप का न होके अनिषेक जनन, वो भी प्राकृतिक अनिषेक जनन प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अपन ने दो प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के और एक वर्टिब्रेट एनिमल्स के, ये स्पेशल। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा एनिमल बताइए, वर्टिब्रेट एनिमल बताइए जिसमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो आप बताओगे लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना नामक छिपकली में। क्लियर है? तो ये अपन ने नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की अच्छे से बात कर ली है। अब ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस और एक कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये एग्जांपल्स अपन को स्पेशली ध्यान रखने हैं। अब अपन ने ये बात की कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस भी 2 टाइप का होता है। ये था 2 टाइप का, फर्स्ट नेचुरल और सेकंड आर्टिफिशियल। पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस सबसे पहले अपन ने लिया है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। तो ये भी 2 प्रकार का, अपन ने इसको डिटेल से समझ लिया है। अब ये भी 2 प्रकार का है। फर्स्ट तो है साइक्लिक और सेकंड है कंप्लीट। सेकंड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को अपन ने अच्छे से समझा है, यानी कि ऐसे एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस एक नियमित घटना होती है या इसके द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। उसके एग्जांपल्स भी अपन ने देखे, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के। अब ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है ये भी 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट साइक्लिक और सेकंड कंप्लीट। साइक्लिक का मतलब है चक्रीय और कंप्लीट का मतलब है पूर्ण। तो साइक्लिक यानी चक्रीय, पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। चक्रीय अनिषेक जनन क्या होता है, किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा पार्थेनोजेनेसिस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा पार्थेनोजेनेसिस दोनों एकांतरित क्रम में पाए जाते हो। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो होगा वो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। साइक्लिक का मतलब है चक्रीय। अब चक्र किस किस का होगा? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और उसके जस्ट बाद पार्थेनोजेनेसिस का, अनिषेक जनन का। तो ये दोनों एकांतरित क्रम में चलते रहते हैं। जैसे मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, उसके तुरंत बाद पार्थेनोजेनेसिस क्रिया द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, फिर बाद में पार्थेनोजेनेसिस। तो इस दोनों एकांतरित क्रम में चलते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस रखा है। इसमें मैं लिख देता हूं
सेक्सुअल एंड, या ऐसे सिंबल बना देता हूं एक, पार्थेनोजेनेसिस, ऐसे। अब समझ में आ जाएगा आपके, ये चलते रहता है, ऐसे साइकिल चलती रहती है ये। अब जो कंप्लीट या पूर्ण अनिषेक जनन जो है सेकंड टाइप नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का, ये किसे बोलेंगे? यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्रिया ओनली पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से ही हो, ओनली अनिषेक जनन के माध्यम से ही हो, तो ऐसा पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। और ऐसे एनिमल्स में मेल एनिमल या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। अब कंडीशन क्या है इसमें कि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन द्वारा ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी किसी भी जीवन की अवस्था में उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है ऐसे एनिमल्स में, ओनली रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो होंगे तो उनमें एक ही कंडीशन है इसका होने का कारण ये कि है कि मेल प्राणी या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। क्लियर है? तो इसी कारण इसको कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस बोल रहे हैं, क्योंकि इस ऐसे एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। पहले वाले में था इसलिए साइक्लिक बोल रहे थे इसको। ठीक है, अब ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो है ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। इनको भी एक अलग नाम से और जानते हैं, हैप्लॉइड या अरहेनोटोकस, और डिप्लॉइड या थीलियोटोकस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अरहेनोटोकस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थीलियोटोकस। ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के दो प्रकार हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब अपन समझेंगे कि ये हैप्लॉइड या अरहेनोटोकस टाइप का क्या होता है और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थीलियोटोकस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अरहेनोटोकस पे। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस में एक फीमेल सामान्य ऊजेनेसिस की क्रिया द्वारा, सामान्य ऊजेनेसिस की क्रिया द्वारा या अंडाणु जनन की क्रिया द्वारा हैप्लॉइड ओवम का निर्माण करती है। और वो हैप्लॉइड ओवम बिना निषेचित हुए, बिना फर्टिलाइज्ड हुए एक एडल्ट एनिमल में या एक वयस्क जंतु में, प्राणी में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को हैप्लॉइड या अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। जैसे मधुमक्खियां और चींटियां, मधुमक्खियां और जो चींटियां उत्पन्न होती है वो इसी टाइप के पार्थेनोजेनेसिस द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसमें अपन को एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं इसके एग्जाम्पल। एक तो हनी बी, हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खियां।
और चींटियां एंड्स। तो ये इसके दो एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि मधुमक्खियां और चींटियां किस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस द्वारा उत्पन्न होती है, तो अपन बताएंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ये उत्पन्न होती है। इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मल ओजेनेसिस की क्रिया हुई है फीमेल में, और हैप्लॉइड ओवम भी बना है, अगुणित अंडाणु भी बना है, लेकिन स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज्ड नहीं किया, वो बिना फर्टिलाइज हुए ही एक एडल्ट मधुमक्खी या चींटी में बदल गया है। उसे ही अपन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अपन बात करेंगे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थीलियोटोकस पर। अब डिप्लॉइड है, इसका मतलब यही है कि जब एम्ब्रियो का विकास डिप्लॉइड, इसका मतलब यही होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या विकास डिप्लॉइड, किंतु अफर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड या अनिषेचित एग से होता है, किंतु अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। कंडीशन क्या है यहां पे? डिप्लॉइड तो है, लेकिन एम्ब्रियो का विकास डिप्लॉइड तो होता है, लेकिन वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही एम्ब्रियो में विकसित होता है डिप्लॉइड टाइप के। अब इसमें हुआ क्या है कि अपन जानते हैं कि ओवेरी या ओवम में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स, ओवम में क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड नहीं होते, एनहेप्लॉइड ही होते हैं। लेकिन ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम होने का कारण क्या है? या तो इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ, या तो मियोसिस डिवीजन एब्सेंट, या फिर जो बार बॉडीज बन रही थी, अपन ने जब oogenesis पढ़ा था तो उसका वो डायग्राम बनाया था, तो उसमें बार बॉडी बन रही थी, तो उन बार बॉडीज का क्या होता है, कई बार वो पुनः संयोजित हो जाती है, जिसके कारण भी ओवम में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो हैप्लॉइड की जगह वापस डिप्लॉइड हो जाती है। तो इस कारण इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थीलियोटोकस कहा जाता है। ध्यान इतना सा रखना है इसमें कि ओवम में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो है वो इसमें मियोसिस डिवीजन न होने के कारण हुआ है, और इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं हुई है, इस कारण ये भी एक एम्ब्रियो में विकसित हो जाएगा। इसीलिए इस कारण इसका नाम रख दिया है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मियोसिस डिवीजन न होने के कारण ओवम में क्रोमोसोम्स की संख्या डबल ही रह जाती है, 2n ही रह जाती है, 2n। ठीक है। अतः बिना फर्टिलाइज्ड, बिना निषेचित हुए ही ये ओवम एक एम्ब्रियो बना लेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना लेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो निषेचन होने के बाद, स्पर्म के द्वारा निषेचन होने के बाद बनना चाहिए था, लेकिन बिना निषेचित हुए ही ये एक एम्ब्रियो का निर्माण कर लेगा। तो इसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होने के कारण इसका नाम डिप्लॉइड रखा है। यहां पे इसमें एनहेप्लॉइड ही थे, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग था यहां पे, यानी कि मियोसिस की क्रिया द्वारा तो एनहेप्लॉइड ओवम बन रहा था, लेकिन वो स्पर्म के सहयोग प्राप्त किए बिना ही एम्ब्रियो में, एडल्ट एनिमल में विकसित हो रहा है। तो यहां पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम से भी एम्ब्रियो विकसित हो रहा है, यहां पे डिप्लॉइड से। दोनों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना रहे हैं, एडल्ट एनिमल बना रहे हैं,
तभी तो इसको पार्थेनोजेनेसिस अपन बोल रहे हैं। तो ये आप यहां पे कंफ्यूज मत होना। अनिषेक जनन दो प्रकार का, अभी तक अपन फर्स्ट पे बात कर रहे हैं, सेकंड को अपन ने अभी छेड़ा भी नहीं है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का, साइक्लिक और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक अपन ने देखा कि इसमें सेक्सुअल और पार्थेनोजेनेसिस दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको साइक्लिक बोल रहे हैं। जबकि दूसरे टाइप का कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें ओनली रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से ही होता है, इसीलिए इसको कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का बताया है अपन ने, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जिसको अपन ने अच्छे से समझ लिया है। तो ये चीज अच्छे से आप ध्यान रखना। अब यहां पे जो अपन ने पढ़ा है अभी अभी, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थीलियोटोकस, ये भी दो प्रकार का होता है। तो आप भी सोच रहे होंगे सर पता नहीं कितने टाइप बता रहे हैं इनके, तो इसको भी पढ़ना होगा अपन को। लास्ट टाइप है इसके, फिर अपन डायरेक्ट आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस पे चलेंगे। तो ये डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, एक तो अर्धसूत्री विभाजन रहित और एक अर्धसूत्री विभाजन सहित। पहला है अर्धसूत्री विभाजन रहित और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन सहित। यानी एक में तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा और इसमें हो रहा है, ये रहित है, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। ये सहित है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन रहित को अपन क्या बोल सकते हैं, एमियोटिक थीलियोटोकी। और अर्धसूत्री विभाजन सहित को क्या बोल सकते हैं, मियोटिक थीलियोटोकी। एमियोटिक यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, थीलियोटोकी मीन्स अपन को पता है पहले से ही, थीलियोटोकी किसे बोलते हैं अपन, इसको जो डिप्लॉइड टाइप का है। तो नाम मैंने दोनों के टाइप लिख दिए हैं। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन रहित और एक अर्धसूत्री विभाजन सहित। यानी कि फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और इसमें होगा। तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, किसके कारण होगा, उसको अपन डिटेल में जानेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी अपन अच्छे से देखेंगे। इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद अपन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।